9:05 हो रहे हैं, मेरा ख्याल है लेक्चर स्टार्ट किया जाए। पहले तो मेरी आवाज़ आप लोग बता दीजिए कि साफ आ रही है। जी बिल्कुल जी। जी आपका सर जोर जोर से हिलता हुआ मुझे नजर आ गया था कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। तो जी अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम मेंबर्स जो मौजूद हैं यहाँ पे, और उम्मीद है कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे और मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सर्दी आई लगता है इस दफ़ा। और कितने मेरा ख्याल है लोग काफ़ी हैं जो उन्होंने ज्वाइन करना है। ठीक है, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल से हमें शुरू कर देना चाहिए। अच्छा जी, आप सबके इनमें भी है और जो नए हैं उनको बताती चलूँ कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही थी सोलर सिस्टम पर पहले तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद बाकी साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, इंतहाई मज़ेदार, और उस पर एक सीरीज़ बनाई जिसकी आज आखिरी किस्त हम पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप में से जिन्होंने इसे अटेंड किया होगा वो उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, उन्हें बाकायदा महसूस हो रहा होगा कि हमने एक सफ़र स्टार्ट किया था और आज अपने तमाम प्लैनेट्स को पीछे छोड़ते हुए एक आखिरी एक हद पे हम अब आ रहे हैं। और आज पता नहीं कौन सी आखिरी हद हमें मालूम होने वाली है अपने सोलर सिस्टम की। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला आगे ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये सिलसिले की शुरुआत है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम को ही पहचानना शुरू किया है। या देखते हैं कि जो हमारे साथ बाकी सर मौजूद है वो हमें सोलर सिस्टम से बाहर और कहाँ कहाँ की सैर करवाने का इरादा रखते हैं। तो बगैर मजीद किसी ताख़ीर के तो हम बाकी सर के पास चलते हैं, क्योंकि वो भी मुझे बहुत बेताब से लग रहे हैं कि बस जल्दी से टाइम मिले इनको, क्योंकि इनके पास टाइम आखिर में बहुत कम बचता है, सवाल जवाब का टाइम शुरू है। तो ठीक है सर जी, हम चलते हैं आपकी तरफ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, और बस आप आ जाइए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये सोलर सिस्टम के हवाले से लास्ट एक एपिसोड है और जैसा आपने कहा कि आगे भी हम यकीनन कोई ना कोई दूसरा मौजू लेके हम चलेंगे और मौजू तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी एकदम तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये भी आपके लिए जो जो लोग भी हैं ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि नेक्स्ट हमारा क्या मौजू है, और वो यकीनन वो एक दिन में तो कवर होता नहीं, तो उसकी भी एपिसोड्स हमने सोची हुई हैं। और ये सोलर सिस्टम की जो सीरीज़ थी इसकी भी हमने 5 एपिसोड्स का प्लान किया था, लेकिन ये अब आज 10th एपिसोड पे ये प्रोग्राम पहुंच गया। तो इसी तरह उसकी भी कुछ हमने सोची हैं एपिसोड्स, लेकिन लेट्स सी कि वो कहाँ जाके ख़त्म होता है। और वो यकीनन एक मिस्टीरियस चीज़ है, वो मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा आपसे। वो जब आप ऐड देखेंगे ना, मैम सारा का बना हुआ ऐड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट हमारी सीरीज़ क्या है। लेकिन हिंट आपको मैं थोड़ा सा ये दे देता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग है कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक साइंस के साथ ना भी हो और फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी के साथ जिसका ताल्लुक ना भी हो, उसके लिए भी ये मौजू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो बस ये इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता ताकि वो एक सरप्राइज़ रहे कि क्या हमने करना है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है मैं उस पर आ जाऊँगा जल्दी से, और कोशिश करूँगा कि आज बहुत कम वक्त में जल्दी से बात को कंप्लीट करूँ ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन को दें, और कोई पिछली एपिसोड या पीछे से भी कोई क्वेश्चंस आपने सोलर सिस्टम के हवाले से अगर सोचे हुए हैं तो वो भी आप करें। यानी आज मैं कोशिश करके वो टाइम आपको ज़्यादा देता हूँ। बस आज जल्दी से बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। सोलर सिस्टम पे हमने जितनी भी बात की है तो उसमें हम इसके इंटीरियर के हवाले से बात करते रहे, सोलर सिस्टम के इनर स्ट्रक्चर्स के हवाले से। और इसमें एक बात और भी मैं वाज़ेह कर दूं कि हमने इंडिविजुअल जो है प्लैनेट्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है। ओवरऑल एक जो बिहेवियर है सोलर सिस्टम का उस पर हमने बात की है। लाइक मैंने मार्स की सरफेस की बात नहीं की, मैंने जुपिटर के एटमॉस्फेयर की कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, मैंने वीनस के क्लाउड्स के नीचे क्या है उस पर कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, मरकरी की सरफेस कैसी है उस पर ज़्यादा बात नहीं की। मतलब हमने इन डिटेल्स में बात नहीं की है। हो सकता है कि ये डिटेलिंग फिर हम सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से की तरफ करें। हमने ओवरऑल एक बात की है।
और आज मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्कशन जो है यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम जिसका इंट्रोडक्शन हो चुका है वो खुद कहाँ है, सोलर सिस्टम किस जगह पर है और उसके आसपास का जो इलाका है उसमें क्या है। तो उस पर मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। और ये चीज़ बहुत एक हैरानकुन बात है, ये कोई आम बात नहीं है कि गैलेक्सी जो है जिसको उर्दू में हम कहकशां कहते हैं उसको पहचाना जाए। गैलेक्सी का होना, कहकशां का होना एक मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब बात है, बहुत अनयूजुअल बात है कि एक सितारों का एक बहुत बड़ा एक निज़ाम है। कई अरब सितारे जो हैं वो एक व्हील की तरह घूम रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्ट व्हील का वर्ड जो है वो मैंने ऐसे ही इस्तेमाल किया, बट व्हील तो बहुत एक रिजिड जैसा ऑब्जेक्ट होता है, सख्त ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सितारे जो हैं वो तो अलग अलग हैं और वो एक समझ लें कि एक तरीके से एक सर्कल में घूमने के तरीके से वो घूम रहे हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूम रहा होता है तो उसमें जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट होता है उसका मास और उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया होता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका तारुफ जो है वो खुद एक बड़ी बात है और इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। दैट इज सुपर मैसिव ब्लैक होल। बहुत एक ज़्यादा मास वाला, बहुत ज़्यादा मैटर वाला एक ब्लैक होल है और उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शदीद है कि उसने पूरी कहकशां के सितारों को अपने गिर्द घूमने पे मजबूर किया हुआ है। ये जो ब्लैक होल के गिर्द ये जो सितारे घूम रहे हैं, इन्हीं में से एक सितारा हमारा सन भी है, हमारा सूरज भी है। और पूरा सोलर सिस्टम चूंकि सन के गिर्द है, लिहाजा मैं क्विकली यहां पर डायग्राम प्लॉट करता हूं। ये जो डॉट मैंने लगाया ये वो है जिसका जिक्र अभी मैंने किया, सुपर मैसिव ब्लैक होल। और इसके गिर्द ये सितारे जो है, अच्छा ये डायग्राम अभी थोड़ा सा मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूं, फिर थोड़ा रिफाइन करूंगा। ये जो सितारे इसके गिर्द घूम रहे हैं, ये कुछ अगर आप किसी गैलेक्सी को देखें तो वो आपको कुछ इस शक्ल में नजर आती है। यानी ये जितने भी डॉट्स मैं लगाता चला जा रहा हूं, ये जितने भी मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये बेसिकली स्टार्स हैं, इंडिविजुअल स्टार्स हैं जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं। और आप इसकी शक्ल देख के बता सकते हैं, गैलेक्सी की शेप से अंदाजा होता है कि रोटेशन इस तरफ है, इस तरफ ये गैलेक्सी रोटेट कर रही है, सितारे जो हैं वो सेंट्रल ब्लैक होल के गिर्द ऐसे घूम रहे हैं। और हमारी चूंकि गैलेक्सी जो है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसी के अंदर हमारा सन भी है, यानी इन्हीं सारे स्टार्स के ग्रुप में से एक मेंबर हमारा सन है। सपोज दिस इज सन। ये जो मैंने रेड निशान लगाया छोटा सा, थोड़ा सा इसको मैं वाजे करके बना देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। सपोज ये सन है और ये सोलर सिस्टम है, यानी ये जो छोटा सा निशान है ये सोलर सिस्टम है। तो ये सोलर सिस्टम जो है ये भी यकीनन पूरी गैलेक्सी के सारे सितारों के साथ साथ ये भी सेंट्रल ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। और अंदर से, गैलेक्सी के अंदर से बैठ के गैलेक्सी के डिफरेंट पार्ट्स को देखना और ये अंदाजा करना कि गैलेक्सी की शक्ल कैसी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसकी शेप 100% क्लियर नहीं है। ये मैं आपको आज बात वाज़ेह कर दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मिल्की वे की शेप कैसी है, हमने एक तस्वीर देखी है, वहां पर एक तस्वीर थी। मिल्की वे की कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास। क्यों? इसलिए उसकी रीज़न ये है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल नहीं सकते हैं, हम उससे इतना दूर नहीं जा सकते हैं कि हम उसकी एक दूर से जाके तस्वीर खींचें। हाँ, कायनात की दूसरी गैलेक्सीज की तस्वीर हैं हमारे पास, लेकिन मिल्की वे की कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपको एक सुबह जब स्कूल की असेंबली होती है तो आप स्कूल की असेंबली में आपको पता है लाइंस लगी होती हैं और पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, और उस असेंबली में आप भी खड़े और कई सौ बच्चे हैं, स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल है, कई सौ बच्चे हैं, आप भी उस असेंबली में बीच में खड़े और बीच में से खड़े होकर, और फिर थोड़ा सा कद भी आपका छोटा है, तो बीच में से खड़े होकर जब आप देखते हैं तो आपको 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे, टीचर सब नजर आते हैं। अगर आपको आंखों पे पट्टी बांध के उस असेंबली में खड़ा कर दिया जाए और पट्टी हटा दी जाए और आपसे कहा जाए बताओ किधर खड़े हो, तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि जी मेरे गिर्द ये जो लोग हैं ये किस तरतीब में हैं। उनकी तरतीब को फिगर आउट करना आपके लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम गैलेक्सी के अंदर से बैठ के गैलेक्सी के डिफरेंट पार्ट्स को फिगर आउट ही कर रहे हैं, आज तक फाइंड ही करने की कोशिश कर रहे हैं
कि कौन सी जगह कैसी है, कौन सी जगह कैसी है, कौन सी जगह कैसी है। और एक बात और भी यहाँ पर जहन में रखें कि कुछ इलाके गैलेक्सी के वो हैं जिनको हम कभी भी फिगर आउट नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न क्या है, ये देखें। ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है सेंटर में, इसके करीब करीब जो सितारे हैं वो बहुत हैवी स्टार्स हैं, बहुत ब्राइट, बहुत बड़े बड़े सितारे हैं। और अगर ये आपकी पोजीशन है, दिस डॉट इज सोलर सिस्टम, जहां पर आप हैं, तो मैं अगर ऐसे एक लाइन लगाऊं और एक ऐसे लाइन लगाऊं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रीजन है मिल्की वे का, ये कभी भी आप इसको देख नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके आगे ये जो सेंट्रल स्टार्स हैं ये आए हुए हैं, और सेंटर में स्टार्स की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सितारे हैं। तो ये जो सेंटर में ब्लैक होल के गिर्द जो कंसंट्रेटेड स्टार्स घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा करीब करीब सितारे घूम रहे हैं, ये आपको कभी भी उस पार देखने नहीं देंगे। लिहाजा ये याद रखें कि गैलेक्सी जो आपकी है उसका कुछ हिस्सा कभी भी एक्सप्लोर आप नहीं कर सकेंगे, अनलेस कि आप बहुत ही कोई हाइपर फिजिक्स इस्तेमाल करें, गैलेक्सी से बाहर ही निकल जाएं, मतलब वो तो इम्पॉसिबिलिटीज में आ रही है वो बात, तो फिर कहीं जाकर आप उस इलाके को देख सकेंगे। तो ये याद रखें। अच्छा, दूसरी बात कि हमारी जो गैलेक्सी है वो इतनी ज्यादा उसकी जो स्टार्स की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा थिन है कि अगर आप अपनी गैलेक्सी को साइड से देखें। अच्छा, मैं मिसाल आपको बुक खोल के नहीं दिखाने लगा, ये बुक भी गैलेक्सीज पर है, मैं आपको इस बुक की शक्ल से कुछ मिसाल देने लगा हूं, लेकिन चूंकि बुक भी गैलेक्सीज पर ही है। अगर आप अपनी गैलेक्सी को फ्रंट से देखें, ठीक है, और अगर आप अपनी गैलेक्सी को साइड से देखें, तो इतनी थिन है गैलेक्सी कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई ये वो रेशो वही बनती है जैसे कोई पेपर, यानी आपकी गैलेक्सी की थिकनेस और डायामीटर में वही रेशो है जैसे एक पेपर के साइज और थिकनेस में। यानी आप अपनी गैलेक्सी को अगर साइड से देखेंगे दूर से, तो एक पेपर की तरह पतली आपको नजर आएगी। लिहाजा ये जो गैलेक्सी है इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और ये सोलर सिस्टम किस जगह पर है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, किताबें उठाएंगे, आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, आपको एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। आप ये ना समझें कि जी जो वैल्यू यहां बताई जा रही है वो गलत है या कोई दूसरी वैल्यू ठीक है। ये याद रखें कि आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। सेंट्रल ब्लैक होल जो है वहां से आपका जो डिस्टेंस है, जहां आप रहते हैं, आपका सोलर सिस्टम है, वो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 30,000 लाइट ईयर्स, कुछ जगहों पर आपको मिलेगा 26,500 लाइट ईयर्स, और यहां तक भी है कि कुछ बुक्स में 23,000 लाइट ईयर्स भी लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो आप ऐसा करें जनाब कि आप बिलीव कर लें ऑन द एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, यानी आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपकी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से तकरीबन 25,000 लाइट ईयर्स पे है। इसका मतलब यह है कि वहां से लाइट को यहां तक आने में 26,000 ईयर्स लगते हैं। और बाकी सितारों की तरह आपका सोलर सिस्टम भी इस सेंटर के गिर्द घूम रहा है। अब ये जो रोटेशन है, यानी अगर सोलर सिस्टम को आप देखें कि यहां से वो चले और गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमे और वापस आ जाए, तो ये कितनी देर में एक चक्कर मुकम्मल करेगा? तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन सालों में ये गर्दिश मुकम्मल होती है। तो ये तो एक जल्दी से मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर है कहां पर, और जिस गैलेक्सी के अंदर आप रहते हैं उसका डायामीटर जो है, अब ये जो डायामीटर है जनाब, इसकी भी कोई 4-6 वैल्यूज हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो ये याद रखें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी गैलेक्सी का डायामीटर, तो आपका अगला सवाल ये है किस चीज के लिहाज से, किस चीज की रिस्पेक्ट से। तो अगर तो आप स्टार्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो डायामीटर कुछ और है। गैलेक्सी में स्टार्स से हटके डस्ट भी है, गैलेक्सी डस्ट भी कंटेन करती है, अगर उसके लिहाज से डायामीटर देखेंगे तो कुछ और है। तो लिहाजा ये वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, आप इसमें परेशान ना हो कि जी ये वैल्यू आपने बताई थी वहां तो ये लिखी हुई वहां वो। अब मैं आपको वैल्यू बताने लगा हूं कि जहां भी आप गैलेक्सी का डायामीटर, मिल्की वे का डायामीटर आप फिगर आउट करेंगे, पूछेंगे किसी से, तो वो आपको कहेगा 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख लाइट ईयर इसका डायमीटर है मिल्की वे का। लेकिन अगर आप स्टार्स को देखें
और स्टार्स के अलावा जो डस्ट है उसको छोड़ दें तो ब्राइट स्टार्स जो हैं उनके लिहाज से गैलेक्सी 87,500 लाइट ईयर्स के डायामीटर के आसपास है। यानी हमारा जो गैलेक्सी का डायामीटर स्टार्स के लिहाज से, ब्राइट स्टार्स के लिहाज से, वो 90,000 लाइट ईयर से भी थोड़ा कम है। लेकिन जो गैसेस हैं और जो डस्ट है वो एक्सटेंडेड है, तो वहां तक अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं तो वो 1 लाख लाइट ईयर बन जाता है। तो लिहाजा ये हमारी गैलेक्सी की डायमेंशंस हैं जिसके अंदर हम रहते हैं। और अगर आप गैलेक्सी में जिस जगह पर आप रहते हैं ज़रा थोड़ा सा उसको जूम इन करें, जिस जगह पर आपकी लोकेशन है उसको ज़रा जूम इन करें सोलर सिस्टम को, क्योंकि आज का मौजू हमारा यही है कि ये क्वेश्चंस एंड पे ये मौजू हमारा यही है, क्वेश्चंस एंड पे जी, कि हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर किस जगह पर है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा रिफाइन करने लगा हूं ताकि मैं वो बात कर सकूं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं। हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम अब हम जानते हैं, जिस गैलेक्सी को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ये गैलेक्सी की अगर टाइप्स को आप देखें ना, गैलेक्सी कितनी किस्म की होती हैं, गैलेक्सीज बहुत किस्म की होती हैं। उसमें से हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये अभी तक की नॉलेज के मुताबिक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी वो क्या होती है? एक्चुअली दिस इज द सुपर मैसिव ब्लैक होल, और इसके गिर्द जो सितारे हैं उन्होंने एक बार बनाई हुई है। ठीक है, बार का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी इस तरह का एक रीजन, एंड ऑफ कोर्स होल द स्टार्स, ऑल द स्टार्स आर मूविंग लाइक दिस। सो एक्चुअली ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके गिर्द सितारों की ये जो कलेक्शन है ये एक रॉड या एक बार की तरह है। सो दिस इज अ बार ऑफ स्टार्स, एंड देन वी हैव अ स्पाइरल आर्म लाइक दिस, एंड देन वी हैव अ स्पाइरल आर्म लाइक दिस। ये हमारी मिल्की वे का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी क्या कहलाती है? बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। ये एक मेन आर्म है, गैलेक्सी का मेन आर्म है, और ये गैलेक्सी का दूसरा मेन आर्म है। हमारी गैलेक्सी के 2 मेन आर्म्स हैं। ठीक है, मेन हमारी गैलेक्सी में 2 आर्म्स हैं सिर्फ। अच्छा, अब ये दोनों आर्म्स जो हैं इनसे हट के अब मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करने लगा हूं। ठीक है, कुछ हमारी गैलेक्सी में छोटे छोटे इररेगुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं, छोटे छोटे इररेगुलर आर्म्स आप इनको कह सकते हैं। ये इस तरह भी हमारी गैलेक्सी के अंदर ये वाले आर्म्स भी मौजूद हैं इस तरह। लिहाजा अब वो गैलेक्सी की शक्ल सामने आती है जो आप समझते हैं कि गैलेक्सी होनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे आर्म्स हैं इनको माइनर आर्म्स भी कहा जाता है, और इनको स्पर्स भी कहते हैं हम। ये जो 2 बड़े बड़े हैं ये मेजर आर्म्स हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो स्पर्स या माइनर आर्म्स हैं। तो हमारी गैलेक्सी में 2 मेजर आर्म्स हैं, और अगर आप फिर वही वाली बात है कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि 2 ही छोटे आर्म्स हैं, यानी 2 मेजर आर्म्स हैं और 2 स्पर्स हैं। लेकिन ये भी है कि स्पर्स 2 से ज्यादा भी हैं, क्योंकि स्पर्स आगे डिसकंटिन्यूड है, फिर आगे से वो यूं समझ लें कि ब्रोकन है और फिर एक नया स्पर शुरू हो जाता है। लिहाजा हमारी गैलेक्सी में काफी सारे स्पर्स हैं और 2 मेजर आर्म्स हैं। ये जो स्पर्स हैं, स्पर समझ रहे हैं आप, जिसको हम माइनर आर्म्स भी कह सकते हैं, इन्हीं में से एक का नाम है ओरायन स्पर। वन माइनर आर्म और 1 स्पर इज कॉल्ड ओरायन स्पर। ये जो ओरायन स्पर है ये स्टार्स हैं सारे, बेसिकली दे आर स्टार्स। इस ओरायन स्पर में एक ऐसा रीजन है जहां सितारे और डस्ट कम है। इस स्पर के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर थोड़ा सा वॉइड है, वॉइड का मतलब है खाली जगह है, जिसके अंदर डस्ट, इंटरस्टेलर डस्ट, प्लाज्मा गैस डस्ट कम है, और आसपास सितारे भी नहीं है। यानी इस माइनर गैलेक्टिक आर्म के अंदर ये खाली जगह है। ये जो खाली जगह है, अब मैं इसको जूम करने लगा हूं। ठीक है, ये जो खाली जगह है, अब अगर इसको मैं जूम करूं तो क्या करें जी, इधर से डायग्राम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मैं डायग्राम का ये वाला हिस्सा, बोर्ड का ये वाला हिस्सा यूज कर रहा हूं किसको शो करने के लिए, जो रिपीट कर रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए।
ओरायन स्पर जो है उसमें खाली जगह है, ठीक है, वॉइड है, खाली जगह है। ये वो खाली जगह है, ये वो मैंने बना ली। अब ये जो खाली जगह है जहां पर रिलेटिवली सितारे वगैरह कम हैं, ये मैं नहीं कह रहा नहीं है, कम है, और इंटरस्टेलर डस्ट नेबुला गैसेस वो भी कम है, इसके अंदर एक छोटा सा क्लाउड और है। इस खाली जगह में एक मिनी एक क्लाउड है, वेरी वेरी स्मॉल क्लाउड। और ये क्लाउड जो है ये इतना छोटा है कि इसकी जो समझ लें कि इसका स्पैन जो है, इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 30 लाइट ईयर्स है। और ये जो डस्ट का ये जो एक बादल सा है इस खाली जगह के अंदर, इसके अंदर सोलर सिस्टम मौजूद है। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ सोलर सिस्टम इनसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी। मैं ये पूरा सीक्वेंस एक दफा दोबारा बताने लगा हूं, आपको रिवाइज करने लगा हूं, एक दफा दोबारा सुन लें, फिर मैं और डिटेल में बात करूंगा। जल्दी से सुन लें। गैलेक्सी के दो मेन आर्म्स हैं, ठीक है, दो बड़े बड़े आर्म्स हैं जो कि बार के साथ कनेक्टेड हैं। ये सब कुछ स्टार्स हैं, दे आर ऑल स्टार्स। और ये जब स्टार्स घूमते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द, तो जहां स्टार्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है उन इलाकों को आप आर्म्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी स्टार्स मौजूद हैं, यहां पर भी स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन जहां घूमते घूमते, ये जुमला सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, इसको समझें ताकि फिर अगली दफा मैं इसी जुमले से अपनी बहस को लेके चल सकूं, ठीक है। ये सेंटेंस सुनना, सारे सितारे जब सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं तो वक्ती तौर पे कुछ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कुछ एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ये मैं फिर इस तरह मिसाल दूंगा, हजूम कहीं जा रहा हो तो कुदरती कुछ लोग करीब आ जाते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं। ट्रैफिक जा रही हो ना, 200 गाड़ियां जा रही हो तो 200 गाड़ियों को ऊपर से देखेंगे 15-20 करीब होंगी, बाकी कुछ दूर होंगी। लिहाजा गैलेक्सी के अंदर स्टार्स जब घूम रहे हैं तो जहां सितारे एक दूसरे के करीब पहुंच गए वक्ती, उसको हम कहते हैं गैलेक्टिक आर्म। वैसे सारे सितारे सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन कुछ घूमते घूमते वक्ती एक दूसरे के करीब आ गए, सो दैट इज कॉल्ड, नहीं 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 जी, नहीं झुरमट नहीं जी, झुरमट नहीं, वो और चीज है, वो स्टेलर वो जो क्लस्टर्स हैं वो और इशू है। मैं जो इसको डेंसिटी वेव कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया हूं। डेंसिटी वेव है, सितारे इवनली नहीं घूम रहे हैं गैलेक्सी के अंदर, इवनली नहीं घूम रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर जगह उनकी कंसंट्रेशन एक जैसी है। घूमते घूमते कुछ सितारे एक दूसरे के करीब आए, फिर दूर हट गए, फिर करीब आए, फिर दूर हट गए। ये जब करीब आए उससे गैलेक्टिक आर्म बनते हैं। तो ये जो गैलेक्टिक आर्म्स हैं ये वक्ती हैं, ठीक है, और जिन सितारों से ये बने हुए हैं ये थोड़े अरसे के बाद ये सितारे एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, यूं समझ लें नए आर्म्स बन जाएंगे। तो ये जो गैलेक्टिक आर्म्स हैं ये वक्ती कंसंट्रेशंस हैं सितारों की। तो दो हमारे मेन गैलेक्टिक आर्म्स हैं और 2 या 4 छोटे आर्म्स हैं, 6 भी हो सकते हैं, स्पर्स हैं। उनमें से एक स्पर का नाम है ओरायन स्पर। ओरायन स्पर जिसमें स्टार्स हैं उनमें एक वॉइड है, खाली जगह। वॉइड खाली जगह से मुराद है वहां स्टार्स जितने होने चाहिए गैलेक्टिक आर्म के लिहाज से उतने नहीं है। उस खाली जगह में फिर एक क्लाउड है गैस का, जिसको हम कहते हैं लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड, और उसके अंदर सोलर सिस्टम है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सोलर सिस्टम इनसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप ये देख सकते हैं, अगर ये सारी बात आपको समझ में आई है तो आप ये देख सकते हैं कि हम गैलेक्सी में, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसी जगह में वाक़या हैं जहां पर आसपास दूर दूर तक ज्यादा सितारे नहीं हैं। आपके करीब करीब कोई स्टार्स नहीं है। पहला करीब तरीन सितारा 4.3 लाइट ईयर्स पे है, फिर अगला सितारा 6-8 लाइट ईयर्स पे है, फिर 9 पे है, फिर 13 पे, यानी आप एक खाली जगह में बैठे हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि आप सोलर सिस्टम के अंदर ऐसी जगह, सोलर सिस्टम ऐसी जगह पर है और आप सोलर सिस्टम में है कि जहां गैलेक्सी में ज्यादा कंसंट्रेटेड स्टार्स नहीं है। अच्छा, अब
अगली बात की तरफ चलते हैं। बस टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। और तो मैंने आपसे एक बात कही, उस पर मैं वापस आता हूँ। गैलेक्सी के अंदर जब रोटेशन होती है, मैं एक इमेज दिखाता हूँ, शायद उस इमेज से थोड़ी सी बात और बेहतर तरीके से वाज़ेह हो। ये ले जी एक इमेज मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये इमेज एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। इसमें स्टार्स या डॉट्स घूमते हुए दिखाए गए हैं, और सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द जब सितारे घूमते हैं तो वक्ती एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिनसे गैलेक्टिक आर्म्स बनते हैं। तो अगर आप किसी एक सितारे पे फोकस करेंगे, जैसे कि ये सितारा, जैसे कि ये डॉट, ये इस वक्त किसी गैलेक्टिक आर्म में नहीं है, बट कुछ अरसे के बाद ये आर्म में आ जाएगा, फिर ये आर्म से निकल जाएगा, फिर ये नए आर्म में चला जाएगा। लिहाजा ये जो आर्म्स के अंदर सितारे हैं, ये आर्म्स में से निकल जाते हैं और अगले आर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। आपका सोलर सिस्टम भी इसी तरह है। हम इस वक्त ओरायन स्पर्क के अंदर वाले हिस्से में है, मतलब एग्जैक्ट आर्म के अंदर नहीं है, लेकिन कभी हम गैलेक्टिक आर्म के अंदर भी थे और कभी हम वापस गैलेक्टिक आर्म के अंदर भी होंगे। यानी सोलर सिस्टम आर्म टू आर्म शिफ्ट होता है, यानी उन रीजन्स में शिफ्ट होता है जहां पे स्टार्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लास्ट टाइम, अब मैं आपको कोई रिजल्ट नहीं देने लगा, ऐसे एक बात करने लगा हूं, इससे ये ना नतीजा निकालना कि मेरी कोई राय है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देने लगा हूं। लास्ट टाइम जब हम किसी मेन गैलेक्टिक आर्म में थे, तो ये वही वक्त था जब जमीन पर डायनासोर्स मर रहे थे, ठीक है। अब ये ना समझना कि हमारा सोलर सिस्टम जब गैलेक्टिक आर्म के अंदर से गुजर रहा था तो उससे कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही मैं आपको बताता हूं। लास्ट टाइम हम गैलेक्टिक आर्म में तकरीबन 55 मिलियन ईयर्स पहले थे, और ये वही वक्त है जिस वक्त डायनासोर्स मर रहे थे, और बल्कि मर चुके थे, क्योंकि इससे पहले हम गैलेक्टिक आर्म में थे, इस वक्त हमने लीव कर दिया था। तो अब मैं इससे और कोई नतीजा नहीं निकाल सकता। अब जब हम गैलेक्टिक आर्म्स में से ट्रैवल करते हैं, यानी हमारा सन सोलर सिस्टम को लेकर गैलेक्टिक आर्म्स में से ट्रैवल करता है, तो ये याद रखें कि गैलेक्टिक आर्म्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो गैलेक्टिक आर्म्स में से, चारों गैलेक्टिक आर्म्स में से 2 मेजर 2 माइनर गैलेक्टिक आर्म्स में से गुजरते 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 हमें कितना टाइम लग जाता है? 600 मिलियन ईयर्स। अब ये जो बात मैंने बताई है, इसको दोबारा सुने। देखें, ये सन घूम रहे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द, और गैलेक्सी के आर्म्स भी चूंकि घूम रहे हैं, इसलिए आर्म्स के लिहाज से वापस उसी पोजीशन में आने में हमें 600 मिलियन ईयर्स लगते हैं। गैलेक्सी के गिर्द, सेंटर के गिर्द घूमने में 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं, लेकिन आर्म्स के लिहाज से गर्दिश मुकम्मल करने में 650 मिलियन ईयर्स हमें लग जाते हैं। और बस मैं कोशिश करके इस बात को वाइंड अप करने लगा हूं। जिस जगह पर हम हैं इस वक्त करंटली, वहां पर आसपास जितने भी सितारे हैं, अगर उनके रिस्पेक्ट से आप देखें तो आपकी जो स्पीड है, सोलर सिस्टम की जो स्पीड है गैलेक्सी के अंदर, आसपास के सितारों के रिस्पेक्ट से, वो है तकरीबन 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मैं आपको ये भी समझा दूं। ये फिजिक्स की टर्म है बेसिकली। देखें, अगर एक गाड़ी 100 पे जा रही है और आप भी 100 पे जा रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू दैट कार, तो आप कहेंगे 0। तो आपकी जो स्पीड 100 है वो अर्थ के लिहाज से है, लेकिन उस कार के लिहाज से आपकी स्पीड 0 है, क्योंकि वो भी 100 पे है, आप भी 100 पे हैं, दोनों साथ साथ जा रही हैं। लिहाजा आपका सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी के गिर्द, सेंटर के गिर्द घूम रहा है, साथ साथ बाकी सितारे भी जा रहे हैं। लिहाजा आप बाकी स्टार्स की रिस्पेक्ट से 15 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। और इस मूवमेंट के दौरान कभी आप किसी सितारे के थोड़ा करीब आ जाते हैं, कभी दूर हट जाते हैं। यानी जब पूरा एक हजूम गर्दिश कर रहा है, आप भी उस हजूम का हिस्सा हैं, तो कभी आप किसी सितारे के करीब आ जाते हैं, कभी किसी सितारे से दूर हट जाते हैं। तो बस जी, ये बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आपका नियरेस्ट स्टार है, दैट इज अल्फा सेंटोरी,
अल्फा सेंटोरी, जिसको प्रॉक्सिमा सेंटोरी आप कहते हैं, नियरेस्ट स्टार है। अल्फा सेंटोरी सिस्टम आपका नियरेस्ट है 4.3 लाइट ईयर्स पे। अगले कुछ सालों में, कुछ का मतलब ये नहीं है कि परसों, कुछ हजार सालों में ये सिस्टम आपसे 3.5 लाइट ईयर पे आ जाएगा। यू विल बी 3.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अल्फा सेंटोरी सिस्टम। और आगे चलते चलते कुछ सितारे आपसे दूर चले जाएंगे, कुछ जो आगे हैं वो और करीब आ जाएंगे, और अगले कुछ 4-5 हजार सालों में एक स्टार ऐसा भी है जो आपसे तकरीबन 2.78 लाइट ईयर्स पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि स्टार्स के डिस्टेंसेस जो हैं आपसे वो भी चेंज होते रहते हैं एज यू सर्कल अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ सोलर सिस्टम इनसाइड द गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और यकीनन हमारी जो अर्थ के ऊपर होने वाली जो तब्दीलियां हैं उन पर इंटरस्टेलर जो गैसेस और डस्ट हैं उनका असर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब ये आखिरी पॉइंट बताऊंगा बस, उसके बाद फिर एक लफ्ज नहीं, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आखिरी बात बताने लगा हूं और सुने इस बात को जरा। हमारे लास्ट हमारा जो था ना टॉपिक, लास्ट संडे से पीछे वाले हीलियोस्फीयर पे जब हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक बबल में है। दैट इज द बबल क्रिएटेड बाय द सन, दैट इज कॉल्ड हीलियोस्फीयर, जो कि इंटरस्टेलर प्लाज्मा से हमें बचाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गैलेक्सी के अंदर जो प्लाज्मा है, जो डस्ट फैली हुई है, वो हम तक पहुंचती नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पहुंचती है, ज्यादा नहीं पहुंचती, कम पहुंचती है, पहुंचती है। यानी क्या सन की मैग्नेटिक फील्ड प्लस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें 100% प्रोटेक्ट कर रही है? नो नो। आज अगर इस जगह पर मैं एक रेडिएशन डिटेक्टर लगा दूं, सुनना मेरी बात जी बहुत तवज्जो से, ये आखिरी बात है। इस जगह पर अगर मैं एक रेडिएशन डिटेक्टर लगा दूं तो ओके सुने मेरी बात, अगर मैं इस जगह पे एक रेडिएशन डिटेक्टर लगाऊं, रेडिएशन डिटेक्टर जो मुझे बताए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दिस एंड दैट, इस जगह पर अगर मैं एक डिटेक्टर लगाऊं और ये सारे रेडिएशन के पार्टिकल्स को मैं देखूं, तो उसमें से वो रेडिएशन पार्टिकल्स भी मुझे नजर आएंगे जो दूसरे स्टार्स के हैं। तो ये याद रखें कि हमारा जो सन है उसके गिर्द जो हीलियोस्फीयर है और जो हमारी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इंटरस्टेलर विंड से या गैलेक्सी में फैले हुए प्लाज्मा से 100% नहीं बचाते। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी सोलर सिस्टम गैलेक्सी के आर्म्स में से गुजरता है, whenever it passes through the major or the minor arms, तो इंटरस्टेलर विंड जो अर्थ की तरफ आती है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं अर्थ के ऊपर। तो लिहाजा आप ये देखेंगे कि जब जब हम गैलेक्सी के आर्म्स में से गुजरे हैं, माजी में आप देखते चले जाएं, जब जब हम गैलेक्सी के आर्म्स में से गुजरे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हुई हैं जमीन के ऊपर। और एक और मसले को हल करने लगा हूं, बायोलॉजी वाले हैंड्स अप कर लें जल्दी से, बायोलॉजी वाले और डॉक्टर्स और मेडिकल साइंसेज वाले और बायो वाले जल्दी से जी हैंड्स अप करें, हाथ ऐसे कर लें, अपने अपनी जगह कर लें, मुझे पता चल जाएगा। और आप लोगों का एक मसला मैं हल करने लगा हूं आज, कि आपसे अगर ये सवाल कभी किसी ने किया है, ठीक है, अच्छा ये वाला हैंड रेज नहीं करना, ये क्वेश्चन वाला, बस अपने अपने घर में हाथ ऐसे कर लें। जब भी अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि ये बताएं कि 1911 में वो जो गले वाला वायरस आया था ना, फ्लू वायरस जिसको आप कहते हैं, आई गेस इट इज N1H1 या H1N1, अगर मैं तरतीब आगे पीछे कर रहा हूं तो सॉरी। तो ये पहले कहां था? और फिर जब सार्स वायरस आया, तो वो जब आया उससे पहले किधर था? मर्स वायरस जब आया तो उससे पहले किधर था? उससे पहले, उसके बाद क्यों आया? एबोला जो है जब आया, तब वो जब आया एबोला वायरस, तो वो उसी वक्त क्यों आया? उससे पहले किधर था? यानी सवाल यह है कि वायरसेस हों या जानदार हों, नई नई बीमारियां हों, नए नए जानवर हों, ये जमीन पे कौन पैदा कर देता है? ये कहां से पैदा हो जाते हैं? तो ये याद रखें कि आप जितने भी जानदार जमीन के ऊपर हैं उनमें म्यूटेशन हो रही है, उनका डीएनए चेंज हो रहा है,
और उसके डीएनए को म्यूटेट करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इंटरस्टेलर विंड से आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब जब भी आप गैलेक्टिक आर्म्स के अंदर से गुजरते हैं, जमीन पे बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होती हैं, नई नई स्पीशीज बनती हैं। आज मैंने आपका मसला हल कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपके स्टूडेंट पूछें तो बताएं कि जी जमीन के ऊपर नई नई स्पीशीज इंटरस्टेलर प्लाज्मा क्रिएट करता है, म्यूटेट करता है डीएनए को, राइट? वरना जमीन के ऊपर बैठे बैठे डीएनए में तब्दीली कौन कर रहा है? सो दैट इज इट, आई स्टॉप हियर। बस जी, थैंक यू वेरी मच। सोलर सिस्टम की सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है और अब सवालात होंगे आपके, और उसके बाद अगली सीरीज जो है वो जब होगी तो आपको बताएंगे कि किस चीज़ पर है। सो थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें 10 लेक्चर्स तक सुना और होपफुली कि कुछ नई नई बातें जो है वो आपको सुनने को मिली। अभी बस जी मैं स्टॉप करता हूँ और आप जो भी क्वेश्चन करना ज़रूर करें। क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नई नई चीजें आज पता चली हैं। और जितने भी डॉक्टर्स और मेडिकल से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड लोग बैठे हैं, वो भी और हम जैसे लोग भी बहुत हैरत से हमने आज ये बात डिस्कवर की आपके थ्रू। थैंक यू। ये तब्दीलियों की असल वजह क्या है, वो बहुत मजा आया। और बिल्कुल कोई ताकीद के बगैर हम चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। सईद अहमद अब्बासी साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल ये कि आपने कहा कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के 2 बड़े आर्म्स हैं, मेजर आर्म्स, किसी पिछले अदवार में आने वाले वक्त में हमारा सोलर सिस्टम इनके थ्रू गुजरेगा, इनमें से गुजरेगा। सवाल ये है कि क्या ये स्टैटिक है, बड़े जो मेजर आर्म्स हैं जो बाकी इलाके इनमें से गो थ्रू करेंगे? नहीं, कोई भी चीज़ रुकी भी नहीं है, कोई भी चीज़ रुकी भी नहीं है, हर चीज़ मूव कर रही है। लेकिन ये रिलेटिव मोशन है जिसकी वजह से आप किसी चीज़ के करीब हो जाते हैं या किसी चीज़ से दूर हट जाते हैं। क्योंकि ये आर्म्स जो हैं ये कोई ऐसी कोई सख्त चीज़ तो है नहीं कि अपनी जगह पे फिक्स हो। तो यूं समझ लें कि कुछ सितारे आर्म में आ जाते हैं, कुछ लीव कर जाते हैं, यानी हर दफ़ा आर्म एक नए सितारों पे मुश्तमिल होता है। तो आप ये कह लें कि जब आपका सन मेजर आर्म में जाएगा तो उस मेजर आर्म को क्रिएट करने वाले स्टार्स में एक सन भी होगा, और कुछ सितारे वहां से लीव कर जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, फिर हम उस आर्म को छोड़ के लीव कर जाएंगे, कुछ नए सितारे आ जाएंगे। सो एवरीथिंग इज स्पिनिंग, लेकिन ये जो रिलेटिव मोशन है वो कभी आपको आर्म के करीब कर देता है, कभी आर्म से दूर कर देता है। सर एक चीज मैंने पूछनी थी कि सर आपने कहा कि जैसे हम मिल्की वे से बाहर अब तक अप्रोच नहीं कर पाए, तो लेकिन सर आपने जो है इसका डायमीटर भी आप मेंशन किया कि कहीं पे 1 लाख लाइट ईयर्स मेंशन है, कहीं पे 80,500 जो है लाइट ईयर्स मेंशन है। तो सर जब हम उससे बाहर अप्रोच ही नहीं करते तो हमने मतलब गेस कैसे कर लिया इसका डायमीटर इतना होगा? ऑब्वियसली हमने हर चीज़ जो मिल्की वे के हवाले से देखी है वो अंदर बैठ के देखी है, मिल्की वे के अंदर से ही उसके स्ट्रक्चर को हम फिगर आउट कर रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल हम कुछ भी नहीं जानते, अंदर से बैठ के भी हम उसके स्ट्रक्चर को बहुत जान चुके हैं। लाइल्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हद तक हमें पता है चीज़ों का। हमने मेजर आर्म्स को डिस्कवर किया है, स्पर्स को डिस्कवर किया है, और इसके अलावा हमें बहुत सारी और चीज़ों का जिक्र मैंने नहीं किया क्योंकि हमारी डिस्कशन मिल्की वे पे नहीं थी। हमने मिल्की वे के अराउंड हैलो को डिस्कवर किया है, स्टार क्लस्टर्स को हमने डिस्कवर, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, लेकिन एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर नहीं है हमारे पास, ये कहने का मकसद था। तो हमें जितने सितारे यहाँ से बैठ के नज़र आते हैं हमने वहाँ से गैस किया है, अंदर से बैठ के गैस किया है कि हमारा डायमीटर जो है वो स्टार्स के लिहाज से कितना है, डस्ट के लिहाज से कितना है, और डार्क मैटर के लिहाज से कितना है, ये हमने अंदर से बैठ के गैस किया है। एंड वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स डेफिनेटली। सर ये चीज पॉसिबल है कि जब ये इनके मेजर आर्म्स में जब स्टार्स एक दूसरे क्लोज होता है, फिर जब स्पर्स में वो दूर हो जाते हैं, तो सर इनकी वेलोसिटीज पे कोई फर्क पड़ेगा उस टाइम पे? कांस्टेंट वेलोसिटी से आर्म्स में आने से वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी में फ़र्क से आर्म बनते हैं। यही मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है उसी से आर्म्स बनते हैं। कोई सितारा दूसरे के करीब आ जाता है, कुछ आगे चले जाते हैं। आप अगर फिजिक्स पढ़े ना तो उसमें जो वेव मोशन है, तो वेव मोशन भी इसी तरह है ना, पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं तो कुछ एक दूसरे के करीब आके कंप्रेशंस बनाते हैं, कुछ रेयरफेक्शन बनाते हैं, कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस। बिल्कुल इसी तरह यूँ समझ लें कि ये जो आर्म्स हैं ये
गैलेक्सी के अंदर स्टार्स की वेव है, यूं समझ लें। तो वो वेलोसिटी के फ़र्क की वजह से ही आर्म्स बनते हैं। जी शुक्रिया। दूसरा आपने हैंडल किया था। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम। मुझे मेरा सवाल ये था सर कि ये जो आपने अभी उसका हमें मिल्की वे गैलेक्सी का बताया है, तो आपने इससे बताया कि सेंटर में जो है ब्लैक होल है, तो क्या हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है? आपने ये पूछा कि हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है? जी जी सर, मैं जी यही पूछना जी चाह रही थी कि जी मतलब आपने बोला ना कि ब्लैक होल के जी गिर्द ही जी सब सितारे सब घूम रहे हैं वो, जी जी तो क्या हर गैलेक्सी के सेंटर में इसी तरीके से ब्लैक होल होता है और सारे ही ऐसे घूम रहे हैं क्या? जी हाँ, ऐसे ही है जी। सितारे हर गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं और सेंटर में, हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के सेंटर में, क्योंकि वो ब्लैक होल ही इतना पावरफुल हो सकता है उसकी ग्रेविटी के वो सितारों को अपने गिर्द घुमाए। बट 100% हर चीज़ के बारे में मतलब हम नहीं कह सकते हैं। जितनी हमारी डिस्कवरीज हैं वो तो यही हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, बिल्कुल। लेकिन गैलेक्सीज की शेप्स डिफरेंट हैं और हर गैलेक्सी की बनावट दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। स्टार्स का रोटेशन का तरीकाकार भी थोड़ा सा आगे पीछे मुख्तलिफ है, बट एक बात कॉमन है कि सारे स्टार्स सेंटर वाले ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं हर गैलेक्सी के अंदर, ये कंफर्म है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी अजीजुर रहमान शाह साहब, आपने हैंड रेज किया था, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी आपने कहा कि हर गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल होता है और वो मादे को जो है मूव करता है, आर्म को मूव करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नईम साहब से सुनी थी कि ब्लैक होल होना लाजमी नहीं है किसी भी गैलेक्सी में। मादे का इर्तिकाज जो है वो मूव कर सकता है सितारों की आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आगे आ जाती है, उनमें एक दूसरे के उससे मूव होते हैं। आप इस बारे में थोड़ा रहनुमाई करें। बिल्कुल हो सकता है, ये मुमकिन है कि सेंटर में ब्लैक होल ना हो, ये हो सकता है। लेकिन ऐसी जो गैलेक्सीज हैं वो कम है, बहुत कम है, क्योंकि सेंटर में जो स्टार्स होंगे अगर वो किसी और चीज़ के गिर्द नहीं घूम रहे होंगे तो फिर उनको आपस में घूमना पड़ेगा एक दूसरे के गिर्द। तो ये मुमकिन है, ये ऐसा मैंने नहीं कहा कि नामुमकिन है, लेकिन मोस्टली जितनी गैलेक्सीज हमने देखी हैं, ज़्यादातर जितनी गैलेक्सीज हैं उनके सेंटर में ब्लैक होल हमने देखा है, बिल्कुल होता है। और पहली मर्तबा जो ब्लैक होल की तस्वीर हमने बनाई है, खैर एग्जैक्टली ब्लैक होल की तो नहीं बनाई, वो भी हमने दूसरी गैलेक्सी के ब्लैक होल को पहली मर्तबा हमने देखा है। तो आप यूँ समझ लें कि 99% गैलेक्सीज जो हैं उनके सेंटर में ब्लैक होल है, लेकिन ये मुमकिन है कि ना हो और स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऐसे घूमें, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बैरी सेंटर के गिर्द घूमें और बाकी सितारे भी उनके गिर्द घूमें, ये मुमकिन है, हो सकता है। जी बड़ी मेहरबानी सर, ये कंफर्म करना था। जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। जी हलीमा सना, आपने हैंड रेज किया था, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम मेरा वालेकुम। क्वेश्चन है, सर में 3 क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि जो स्पर वाला ओरायन का क्लाउड है, ओरायन स्पर, उसमें वाइट जगह है, वहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये सारी की सारी मिल्की वे में सिर्फ यही वाइट जगह है या कहीं ना कहीं मौजूद है? उसकी वाइट होने की क्या रीजन है कि यहाँ पे वाइटनेस क्यों है? नहीं, पहली बात तो ये जी कि ज़रूरी नहीं है कि और जगहों पे वॉइड्स नहीं हैं, वॉइड्स और जगहों पर भी हैं। लेकिन इत्तेफाक इस वक्त यही है कि ह्यूमैनिटी यानी इंसान जो है, हमारा ये कहना है कि इंसान दुनिया में 3 लाख साल पहले आया है। तो 3 लाख साल पहले भी हम यहीं थे, हम सोलर सिस्टम ज़्यादा कोई गैलेक्सी में मूव करके कहीं नहीं चला गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत जो है वो उसी सूरत में हो सकता है, ये ऐसा हो कि वो उसी सूरत में पैदा हो सकती ताकि हमें आसपास से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो शायद यही रीज़न है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है जब इस वॉइड में आया है तब ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है अर्थ के ऊपर। तो बाकी जगहों पर भी वॉइड्स हैं। और क्यों हैं वॉइड्स? ये कोई एज सच कोई फोर्सेस नहीं है कि जिन्होंने स्टार्स को दूर कर दिया हो।
गैलेक्सी के अंदर जब स्टार्स मूव करते हैं तो उनकी कहीं कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, कहीं थोड़ी बढ़ जाती है, तो वक्ती तौर पे ये वॉइड्स पैदा होते हैं, बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर नई जगह पैदा हो जाते हैं। ये उनके रिलेटिव मोशन की वजह से है। जी हलीमा, उम्मीद है आपको आंसर मिला होगा आपके सवाल का। और कोई आप में से जो सवाल करना चाह रहे हो, हमारे पास टाइम है अभी, वैसे 12 मिनट है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज़ आ सामने, रही है? जी बिल्कुल जी। जी अच्छा, ये ग्रेविटी के अलावा जो डार्क मैटर है, ये भी मूव करने में मदद करता है गैलेक्सी को? जी, असल में डार्क मैटर का पता हमें ऐसे ही चला, यानी डार्क मैटर की डिस्कवरी भी ऐसी हुई है कि गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं वो आप यूं समझ लें कि जितना उनको जिस रफ्तार से मूव करना चाहिए वो उससे ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में। तो ये याद रखें कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सेंटर वाले ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। यानी अगर आप सेंटर में ज़्यादा मास रखेंगे तो बाहर वाली चीज़ को तेज़ घूमना पड़ेगा। तो हमारे स्टार्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़रा थोड़े तेज़ ही घूम रहे हैं, तो उसकी हमें समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें ये ख्याल आया कि कोई ऐसा मैटर है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ग्रेविटी है जिसकी वजह से सितारे ज़रा तेज़ हैं। तो ये डिस्कवरी जो डार्क मैटर की हुई है ये गैलेक्सी से ही हुई है, बेसिकली गैलेक्सी के स्टार्स से हुई है। शुक्रिया। थैंक यू जी। ये बाकी एपिसोड कहाँ मिलेंगे इस सीरीज के? बस जी ये ऑनलाइन ही थे सारे के सारे अच्छा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा? नहीं जी, यूट्यूब पे नहीं अपलोड हुए हैं, ये बस ऑनलाइन ही लेक्चर्स हुए सारे। जी, ये लाइव लेक्चर्स ही हैं, जितने भी सेशन हैं ये लाइव चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स इसके लिए नहीं मिल सकेगी। इसके लिए बस ये कि हमें हाजिरी लगानी पड़ती है, जिस तरह हम हाजिर हुए हैं, तो इसी तरह हम चाहेंगे कि आप सब भी हाजिरी लगाएं। और किसी ने भी हैंड रेज किया था जी आप सवाल कर सकते हैं। किसने किया था? जी मैम, मैंने किया था। सर मैंने पूछना था कि आपने बताया कि सेंटर में ब्लैक होल होता है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि वो आगे पीछे स्टार्स को मूव करवाता है, तो क्या ये पॉसिबल है? अभी तो नहीं, इन फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हो जाए ब्लैक होल की कि आस्ता आस्ता स्टार्स को वो खाना शुरू कर जाए, ऐसा पॉसिबल है? जी, फ्यूचर में नहीं, वो अभी भी खा रहा है, वो अभी भी खा रहा है। हमारे जो गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो ऑन द एवरेज तकरीबन हर एक हफ्ते में एक सितारा खा जाता है, और वो खा रहा है, बिल्कुल अभी भी खा रहा है। और जब भी वो सितारे को खाता है तो एक वो आखिरी चीख निकलती है सितारे की, ये तो वो जो आखिरी चीख होती है वो एक्स रेज में होती है, लास्ट जो उसकी जो ग्लो होती है वो एक्स रेज में होती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। विजिबल लाइट भी निकलती है लेकिन एक्स रेज भी निकलती हैं। तो हमारे ऑर्बिट में जो टेलीस्कोप्स हैं, हबल टेलीस्कोप है, अब तो जेम्स वेब भी है, और एक्स रे टेलीस्कोप, चंद्रा टेलीस्कोप जो है, ज़मीन के ऊपर जो टेलीस्कोप्स हैं, उन्होंने स्टार्स ब्लैक होल में गिरते हुए देखे हैं। तो वो अभी भी खा रहा है, लेकिन वो कौन से सितारों को निगल रहा है? जो बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट हैं, बिल्कुल खा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, और कुछ आप जानना चाहते हैं? चीख के अलावा जो हर 5 मिनट बाद हमें पता चली आज हर एक हफ्ते में एक चीज एक हफ्ते में, सॉरी जी हर एक हफ्ते बाद डिटेक्ट होती है एक चीख। जी जी जी। अच्छा जी, टाइम हमारे पास रहता है अभी 8 मिनट है। जी। हम 2 से 3 सवाल टेकअप कर सकते हैं। जी जी और बिल्कुल कोई मजेदार सी कोई नई बात जान सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूर। तो आयशा तारिक, बिल्कुल सवाल कीजिए प्लीज। जी जी करें जी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, पहले ये चीज़ इंटरटेन हुई है नहीं। इज कैन वी से दैट ब्लैक होल जो है ये एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में एंट्रेंस टाइप में, क्योंकि ब्लैक होल में तो कोई भी चीज़ जाती है, इवन लाइट, वो भी वापस नहीं आ सकती। तो इस बारे में साइंस के क्या फैक्ट्स हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल लेवल पे हैं, और प्रैक्टिकली तो ऐसा हमने अभी तक कोई नहीं देखी चीज़, लेकिन थ्योरेटिकली ये बिल्कुल फिज़िक्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है
कि ब्लैक होल जो है वो बिल्कुल, अच्छा एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स का जो वर्ड है ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन आपकी अपनी ही यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचा सकता है। और अगर आप दूसरी यूनिवर्स की बात करते हैं देन देर इज़ मोर कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपको ये मानना पड़ेगा कि मल्टीवर्सेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं और ये ब्लैक होल्स उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, वो एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन ये मुमकिन है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि आपका जो एक ब्लैक होल है वो आपकी अपनी यूनिवर्स के एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ कनेक्ट कर दे। यानी इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि अगर एक ब्लैक होल, ऐसे थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है, अगर एक ब्लैक होल अर्थ के करीब हो और दूसरा ब्लैक होल प्लूटो के करीब हो, तो आप इस ब्लैक होल के थ्रू उस ब्लैक होल से निकलें, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड वर्म होल। नॉर्मली हमें प्लूटो तक पहुंचने में 9.5-10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर ये वर्म होल का कनेक्शन हो तो शायद हम विद इन अ सेकेंड पहुंच जाएं। तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली कब तक हम इसको देख पाएंगे या कर पाएंगे, दैट इज डिफिकल्ट टू से डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। जी हलीमा, आप पूछना चाहेंगे कुछ? जी सर, मैंने पूछना था कि जो टाइप्स एंड डिफरेंट गैलेक्सीज के, इज इट बिकॉज ऑफ सेंट्रल ब्लैक होल या इसके भी कोई न्यू रीजन है? नहीं, जो टाइप्स एंड डिफरेंट, उसमें स्टार्स की जो स्टार्स का जो पैटर्न है गैलेक्सी के अंदर उस पर डिपेंड करता है। कुछ गैलेक्सीज जो है उसमें बार नहीं होती, ये सेंट्रल बार नहीं होती है, वो बस सीधे आर्म्स होते हैं, वो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं। कुछ बार्ड स्पाइरल हैं, जैसे मिल्की वे भी बार्ड स्पाइरल है। कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज वो होती हैं जिसमें स्टार्स की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है, ऐसा लगता है कोई ओवरऑल एक गोला सा है। तो ये स्टार्स की कंसंट्रेशन जो है उसकी वजह से गैलेक्सीज की टाइप्स डिफरेंट है। ठीक है जी। और कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हो तो बताइए, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं अभी, हम ले सकते हैं सर सवाल। एक चीज मैंने पूछनी थी कि सर हमने जैसे चीजों को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और सिमुलेशन बेस्ड नॉलेज जो थी उसके थ्रू हम गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है सिचुएशन आगे की। सर उसमें हमने बाकी मिल्की वेज के बारे में, सॉरी बाकी जो यूनिवर्सेस है उनके बारे में कैसे देखा कि कैसे गैस किया वो कि बाकी की शेप इस तरह होगी, बाकी किसी की अप्रोच के डिफरेंट होगी, किसी की किस शेप में होगी। और सर दूसरा एक चीज मेरा जवाब था कि सर एक दफा आपने हमें पढ़ाया था कि मैटर और एंटी मैटर का। तो सर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी यूनिवर्स में हमारे ही जो हमारी मिल्की वे का एंटी मैटर, तो उसमें क्या यही सारा फिनोमिनन होगा लेकिन किसी और वे में, किसी और शक्ल में, सब बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो उसमें कुछ ऑपोजिशन किस तरीके से? ये तो अब स्पेकुलेशंस ही हैं फिलहाल कि हमारी यूनिवर्स में जो कुछ भी है अगर वो मैटर का बना हुआ है तो कोई और ऐसी यूनिवर्स हो जिसमें हर चीज़ एंटी मैटर की बनी हो। पहली बात तो ये कि हमारी जो यूनिवर्स है, अच्छा जब भी वर्ड यूनिवर्स आए इसका मतलब है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स। क्या इस यूनिवर्स से बाहर कोई यूनिवर्स है, हमें नहीं पता इस बात का, ये टोटल स्पेकुलेशन है। और हमें अपनी यूनिवर्स के अंदर ही अभी तक कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। लिहाजा मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर पेपर के ऊपर है, प्योर थ्योरेटिकल है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ मैथ्स और फिजिक्स के लॉज अलाउ करते हैं वहाँ पर हमारा दिमाग चला जाता है। यानी जहाँ आपको कोई हिंडरेंस नहीं मिलती, यहाँ जहाँ आपको कोई डिफिकल्टी नहीं मिलती। एक मिसाल आपको देने लगा हूँ, जैसे 10 एक नंबर है ना 10, तो अगर मैं आपसे कहूँ जी 10 कैसे बना, तो आप कहेंगे जी 5 + 5 से 10 बना। तो मैं कहूँगा जी 7 + 3 से भी तो बन सकता है। आप कहेंगे हाँ जी बन सकता है। तो मैं कहूँगा जी 9 + 1 से भी बन। अब जितनी पॉसिबिलिटीज़ मेरे जहन में आएंगी वहाँ वहाँ मेरा दिमाग चला जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली वो 10 बना कैसे था, इन रियलिटी वो कैसे बना था। तो ये जितनी मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं वो हम बोलते चले जा रहे होते हैं, बट एक्चुअली क्या है ये हमें नहीं पता। और कंप्यूटर सिमुलेशन जो हैं वो हमारा जो डेटा हमारे पास होता है ऑलरेडी, उसको हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और फिर उससे पूछते हैं जी इसकी मदद से बताओ और क्या मुमकिन है। दैट इज कंप्यूटर सिमुलेशन। तो कंप्यूटर सिमुलेशन करंट डेटा की बेस पर प्रेडिक्शंस करके हमें बता रही होती है। सही। चलिए,
टाइम की तरफ चलते हैं। टाइम हमें बता रहा है कि हमारे पास 3 मिनट है। 2 मिनट तो है। अगर आप जैसे कोई सवाल है आपका जो कि सोलर सिस्टम से मुतालिक हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो सवाल आप लोग कर रहे हैं वो आगे इंशाल्लाह आते रहेंगे। इस तरह के टॉपिक आप लोग को मजीद जानने का मौका मिलता रहेगा। तो बल्कि अब इस कॉल को हम एंड करते हैं। 2 मिनट में आंसर मुश्किल हो जाएगा देना। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाकी सर आपका खास तौर पे, थैंक यू वेरी मच। तमाम मेंबर्स का जिन्होंने हमारे साथ इस सफ़र को ज्वाइन किया, और उम्मीद है कि आप लोग इस सफ़र को आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे, इंजॉय करेंगे, और सिर्फ खुद ही इंजॉय नहीं करेंगे बल्कि अपने आसपास, अपने घर व फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में लोगों को यहाँ शामिल करवाएंगे कि वो भी इस इल्मी सफ़र को हमारे साथ ज्वाइन करें। तो आप सबका मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में हम बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सीरीज़ के साथ हाजिर होने वाले हैं। जैसा कि सर बाकिर ने बताया है कि अभी हम नहीं बताएंगे, टॉपिक बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले इत्मीनान। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा सिलसिला रहा जी, सोलर सिस्टम